और उन्होंने दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? फिलॉसफी। उन्होंने दर्शन दी जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन आएगा। क्या नाम था? लोकतंत्र। क्या नाम था? डेमोक्रेसी। तो लोगों ने कहा ये पागल है, दुनिया में केवल राजा ही राज्य करता है और राजा के बाद उसका युवराज राजकुमार वो राज्य करता है, कोई जनता का भी राज्य करता है क्या? उन्होंने कहा जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के ऊपर किया जाने वाला शासन है। कोई भरोसा नहीं करता था, कहते थे कोई पागल की ये सनक है, ऐसा कैसे हो सकता है, राजा ही राज्य करते हैं। लेकिन उनकी फिलॉसफी, उनका दर्शन दुनिया ने स्वीकारा और देखते देखते लोकतंत्र आ गया, अमेरिका में भी आ गया और आज हम भारत में जी रहे हैं, यहाँ भी डेमोक्रेसी है, यहाँ भी लोकतंत्र है, देखते देखते हो गया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने कभी उद्घोष किया, उन्होंने कहा हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, 21वीं सदी। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लोगों ने कहा कोई पागल की सनक है, हम तो अपने को नहीं बदल पा रहे हैं, बच्चे को नहीं बदल पा रहे हैं, परिवार को नहीं बदल पा रहे हैं, दुनिया का भी बदल सकती है क्या? ऐसा लोगों ने प्रश्न किया। लेकिन बहनों भाइयों, जैसे खरबूजा को देखकर खरबूजा अपना रंग बदलता है, ऐसे ही एक के देखा देखी दुनिया बदलती हुई चली गई और आज लगभग गायत्री परिवार 15 से 16 करोड़ है संपूर्ण विश्व में। देखते देखते बदल गई दुनिया और बदलती चली जा रही है। दुनिया माने या न माने, विश्वास करे या न करे, लेकिन गायत्री परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तीव्र गति से, अब बुलेट ट्रेन आ रहा है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दुनिया बदल रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्रांति धर्मी साहित्य में लिखा, क्रांतियां एक के बाद एक ट्रेन के डिब्बे की तरह आ रही है, धड़धड़ाती हुई, फड़फड़ाती हुई, स्पीड में ट्रेन के डिब्बे की तरह परिवर्तन आ रहा है और दुनिया बदल रही है। अभी तक तो सीधे भोले पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालु ऐसे लोग मिशन में आते थे, लेकिन अब मिशन में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहे हैं, वैज्ञानिक आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, राजनीति का ज्ञान रखने वाले पॉलिटिक्स आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं और दुनिया बदलती हुई चली जा रही है। जो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में समझाने वाले हमारे सृजन सिपाही तैयार हो गए। कोई बुलडोजर बाबा की समझता है तो वो वाले भी हमारे पास हैं, और कोई प्यार से समझाने से समझ जाए तो वो वाले भी हमारे पास हैं। जो अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन समझे तो वैज्ञानिक प्रतिपादन करने वाले भी हैं। कोई दार्शनिक भाषा समझे तो वो समझाने वाले भी हमारे पास सेना में, बटालियन में सिपाही हैं, योद्धा हैं। तो ऐसा समय आ चुका है। तो बहनों भाइयों, हम लोग संगठन को मजबूत बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे। संगठन हमारा कैसे मजबूत बने, सुदृढ़ बने, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो कल भी हमने संकेत किया था, गायत्री परिवार के कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो रचनात्मक कार्यक्रम हो, प्रचारात्मक कार्यक्रम हो या संघर्षात्मक कार्यक्रम। हमारे मिशन के 3 कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं। नंबर 1 प्रचारात्मक। प्रचारात्मक कार्यक्रम में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, यज्ञ करते हैं, उत्सव करते हैं, समारोह करते हैं, ये साहित्य बांटते हैं और पुस्तक मेला लगाते हैं, या ऐसे कोई भी कार्यक्रम है, ये सभी हमारे प्रचारात्मक कार्यक्रम है। और दूसरा कार्यक्रम है, उसका नाम है रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में हम लोग रचनात्मक स्तर के काम करते हैं। रचनात्मक में जैसे हम लोग युवा जोड़ो अभियान चलाते हैं, रचनात्मक में वृक्षारोपण करते हैं, रचनात्मक में स्वच्छता अभियान चला देते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम में हम स्वावलंबन के आंदोलन चला देते हैं, पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं। ये हमारे रचनात्मक कार्यक्रम है, जिसमें सृजन हो, अधिक से अधिक निर्माण हो, ये हमारे रचनात्मक कार्यक्रम है। और तीसरा है संघर्षात्मक कार्यक्रम, जैसे गांधी जी ने चलाया करो या मरो, ये हमारा संघर्षात्मक कार्यक्रम है। हमारी दुर्गा वाहिनी जब चलती है माताओं बहनों की, डंडा लेकर के और किसी शराब के अड्डे पर हमला कर दे, खबरदार आज के बाद शराब का भट्टी खोला, शराब की भट्टी आप खोल नहीं सकते, तो हमारा यह संघर्षात्मक क्रांति है। हम संघर्ष करते हैं, गलत चीज का विरोध करते हैं, लेकिन हमारा मिशन इतना समर्थ, इतना मजबूत अभी नहीं हो पाया जिससे हम डायरेक्ट लोहा ले सके, 2-2 हाथ कर सके और विरोध कर सके अनीति का, अन्याय का। तो इसके लिए हमको संगठन बनाने की जरूरत पड़ती है।
एक अकेला क्या कर सकता है? अकेले हम कहीं पर जाएंगे और कुछ करना चाहेंगे, कर नहीं सकते। बहनों भाइयों, रस्सी और रस्सी मिलकर के कपड़ा बनता है। एक एक रस्सी को मिला दिया तो एक कपड़ा बन गया। ऐसे ही छोटे छोटे धागे हों और धागे से आप हाथी को बांधना चाहें तो धागे से हाथी को बांध नहीं सकते, लेकिन उसी धागे को जोड़ जोड़ करके मोटा रस्सा बना दे तो हाथी को भी बस में किया जा सकता है, हाथी को भी बांधा जा सकता है। तिनके और तिनके का कोई महत्व नहीं, तिनका कहीं भी पड़ा हुआ होता है, लेकिन तिनके और तिनके को जोड़कर एक गट्ठर में बांध दिया जाए तो वो बुहारी बन जाता है, झाड़ू बन जाता है और सारे कचरों को साफ कर देता है। ये है संगठन की ताकत। जब कभी भी हम संगठित होते हैं तो एक और एक दो होते हैं, लेकिन गणित में जब एक और एक होते हैं तो संगठन में और परिवार में एक और एक जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? 11 बन जाता है। ऐसे ही संगठन का निर्माण होता है तो 11 की शक्ति हो जाती है और हम लोग बड़े काम कर सकते हैं। तो गायत्री परिवार रूपी संगठन अब बहुत बड़ा हो गया है। लाखों में गायत्री परिवार है अकेला बम्बई में। तो यहाँ भी संगठन यदि हमारा मजबूत बन जाए, सुदृढ़ बन जाए तो हम बड़े बड़े लोगों को चैलेंज कर सकते हैं। बॉलीवुड को हम कह सकते हैं, खबरदार यदि तुमने अश्लीलता परोसी। फिल्म में सुधार आनी चाहिए, दुनिया को आप बिगाड़ नहीं सकते, दुनिया को हम अच्छा बनाएंगे। देव संस्कृति के विरुद्ध, नारियों के सम्मान के खिलाफ आप फिल्म नहीं बना सकते। हम फिल्म इंडस्ट्रीज को चुनौती दे सकते हैं। कब? जब संगठन होगा। हमारा संगठन होगा तो हम नशेड़ियों को और नशा तैयार करने वाले, बेचने वाले, ड्रग्स वालों को भी रोक सकते हैं। हमारा संगठन होगा, कुरीतियों के विरुद्ध हम युद्ध कर सकते हैं, मृतक भोज के विरुद्ध लड़ाई कर सकते हैं, दहेज प्रथा के विरुद्ध लड़ाई कर सकते हैं, व्यसन के विरुद्ध लड़ाई कर सकते हैं। कब? जब संगठन मजबूत होगा तब। तो इसके लिए हमको संगठन बनाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि आपको सेना की तरह बॉर्डर पे जैसे भेजा जाता है आपको भेज दें। हमारा ये मिशन शांति के साथ क्रांति, शांतिपूर्ण क्रांति ये दिखाई देती नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण क्रांति है और क्रांति इतनी जबरदस्त है कि स्थायी परिवर्तन ला रहा है। ऐसा नहीं कि क्षणिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन ला रहा है। ऐसे संगठन के आप सभी सिपाही हैं, इस पर आपको गर्व होना चाहिए और नाच होना चाहिए। तो बहनों भाइयों, हमारा गायत्री परिवार रूपी संगठन की इकाई है मंडल। कल हमने आपको बताया था, सबसे पहले मिशन को जो सपोर्ट करता है उसको हम समर्थक कहते हैं। क्या नाम दिया था? समर्थक। और समर्थक थोड़ा समर्थन के साथ और जुड़ जाए, सहयोग करने लग जाए तो उसको हम S2 कहते हैं, सभ्य सहयोगी। S2 का मतलब सभ्य सहयोगी भी होता है और समर्थक सहयोगी भी होता है। जो समर्थन भी करता है किसी भी माध्यम से, आपके द्वारा जनसंपर्क किया तो, यज्ञ किया तो, किसी माध्यम से मिले तो, आपके विचारों को एक्सेप्ट किया, गुरुदेव के विचारों को एक्सेप्ट किया तो उसे हम समर्थक कहते हैं। सहयोग किया तो दूसरा चरण पूरा हो गया, सहयोगी। जन संपर्क से जन समर्थन मिला, जन समर्थन से जन सहयोगी मिले और जन सहयोग के बाद हमारा विकास शुरू हो जाता है। विकास शुरू होता है, मिशन का विकास शुरू हो जाता है, तब हमें संगठन बनाने की जरूरत पड़ती। किसका संगठन? जो समर्थक भी है, सक्रिय भी है और समर्थ भी है। तो सक्रिय संगठित समूह, अभी तक व्यक्ति था, अब समूह बन गया। सक्रिय संगठित समूह S3 कहते हैं, इसी का नाम है मंडल। इसको हम भाइयों का प्रज्ञा मंडल कहते हैं, बहनों का महिला मंडल कहते हैं और युवाओं का युवा मंडल कहते हैं। 3 प्रकार के मंडल हमारे यहाँ बनाते हैं हम लोग, और आप भी किसी न किसी मंडल में से हैं। भले आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो या नहीं कराया हो, लेकिन आप किसी न किसी मंडल में हैं। नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो उसे अपडेट करा लें। जो सक्रिय हैं उन्हीं को रखा जाना है, निष्क्रिय हैं उनको बोलिए भाई साहब आप भी गायत्री परिवार के मेंबर हैं, लेकिन आपको मुबारक हो, आप गायत्री मंत्र का जप करें, स्वाध्याय करें, अपने घर में रहें, कोई बात नहीं। जब जरूरत पड़ेगी हम आपके पास आएंगे तो जरूर आप आर्थिक सहयोग चंदा दीजिएगा। लेकिन सक्रिय हैं उन्हीं को हम मंडल में रखेंगे। जो एक्टिव हैं, या तो झोला पुस्तकालय चलाते हैं, या तो ज्ञान राज चलाते हैं, या तो स्टिकर अभियान चलाते हैं, या तुलसी रोपण अभियान चलाते हैं, या बच्चों को बाल संस्कार शाला की क्लासें चलाते हैं, यज्ञ कराने जाते हैं, दीप यज्ञ कराने जाते हैं, संस्कार कराने जाते हैं, या मिशन की कोई भी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो किसी न किसी
गतिविधियों में जुड़ा है तो उसको हम मानते हैं सक्रिय। क्या मानते हैं? सक्रिय, एक्टिव। ऐसे एक्टिव कार्यकर्ताओं का हम लोग एक समूह बनाते हैं, एक मोहल्ले के स्तर पर, एक कॉलोनी के स्तर पर, एक गांव के स्तर पर, या छोटा मोटा नगर हो, सोसाइटी हो, उस स्तर पर। ऐसे प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल बनाने की जरूरत है। ऐसे मंडल यहाँ बने भी होंगे। कितने मंडल के भाई बहन बैठे? हाथ ऊंचा कर दे एक बार। मंडल वाले भाई बहन, ठीक, बहुत बढ़िया। आधे लोग तो मंडल में से हैं। अब हाथ नीचे करें। कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनका मंडल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? जरा हाथ ऊंचा करें। बहुत बढ़िया। केवल कुछ लोगों का हुआ है रजिस्ट्रेशन, नीचे कर ले। अब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। देखिए, हमारे मिशन की 2 प्रकार की बॉडी है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक बॉडी का नाम है लीगल बॉडी और दूसरी बॉडी का नाम है मॉरल बॉडी। याद रखिएगा, लीगल और मॉरल। लीगल बॉडी वो है जो कानूनी खाना पूर्ति करते हैं। तो लीगल बॉडी में हमारे शक्तिपीठ आ जाते हैं, प्रज्ञा संस्थान आ जाते हैं, जिनको चैरिटी कमिश्नर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, 12A का रजिस्ट्रेशन करना होता है, ट्रस्ट डीड बनाना पड़ता है, भूमि का डीड बनाना पड़ता है, आय व्यय का हिसाब देना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है। वो एक कानूनी खाना पूर्ति करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं लीगल बॉडी। और दूसरी हमारी बॉडी है मॉरल बॉडी, जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिक संगठन। एक कानूनी संगठन हो गया और एक नैतिक संगठन। तो हम जो बात कर रहे हैं नैतिक संगठन की बात कर रहे हैं। लीगल बॉडी तो जहाँ संस्थान है वो बनाए, ये केंद्र बना हुआ है, इसकी बनी बुनाई व्यवस्था है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना। हमारा काम है नैतिक संगठन को मजबूत बनाना। गायत्री परिवार रूपी संगठन नैतिक संगठन पर खड़ा। तो नैतिक संगठन क्या है? भली चाह, अच्छी सोच रखने वाले लोगों का संगठन है। कोई भी भली चाह रखते हो, अच्छी सोच रखते हो, लाल मसाल के नीचे खड़ा है और कहते हैं साहब गुरुदेव के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कमर कस के खड़े हुए हैं और उसके लिए हम समय भी निकालेंगे, साधन भी निकालेंगे, पैसा भी निकालेंगे, तन से, मन से, धन से हम गुरु जी के काम करने के लिए खड़े हैं, तत्पर है। ऐसे लोगों का संगठन बनता है जिसको हम नैतिक संगठन कहते हैं। यही है प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल और युवा मंडल। तो ऐसे संगठन हम लोगों को बनाने की जरूरत है और संगठन को रजिस्टर्ड करने की भी जरूरत है। कहाँ? चैरिटी कमिश्नर में नहीं जाना है, आपको शांतिकुंज हरिद्वार से रजिस्ट्रेशन कराना है। कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन शांतिकुंज हरिद्वार में होता है। AMR नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिले होंगे। AMR नंबर नहीं मिला होगा तो आप जरूर फार्म भर के दोबारा AMR नंबर ले लें। रजिस्टर्ड होने से सत्य जीजी की जानकारी में होता है और वहां से जीजी का आशीर्वाद पत्र आता है समय समय पर। जैसे संस्थान में आता है सूचना, ऐसे ही मंडलों के पास भी मार्गदर्शन आएगा कि अगला योजना हमारा क्या है, जन्म शताब्दी में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और क्या गतिविधि चल सकती है। सारे मार्गदर्शन मंडलों के माध्यम से हम पहुंचते हैं, केंद्र पहुंचता है आप तक। इसलिए मंडल की रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। मंडल रजिस्ट्रेशन भी हो गया, संगठित भी हो गए, काम शुरू कर दिया। अब मंडल की कार्यविधि क्या होनी चाहिए ये आपको हम समझाते हैं। मंडल की कार्यविधि नंबर 1, साप्ताहिक संगोष्ठी। साप्ताहिक गोष्ठी होगी, मीटिंग होगी। साप्ताहिक मीटिंग में करना क्या है? 3 काम करने हैं बस। कल भी हमने बताया था साप्ताहिक मीटिंग में 3 काम करने हैं। नंबर 1, उपासना साधना। साधना होगा, भजन भी हो सकता है, गायत्री मंत्र का 24 बार जप भी हो सकता है, या 10-15 मिनट का माला जप भी हो सकता है। समूह साधना, समूह मन के विकास के लिए, सबके मन एक बने, इसलिए सामूहिक साधना नंबर 1। दूसरे चरण में होता है सत्संग और स्वाध्याय। स्वाध्याय सत्संग एक ही चीज है। गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य को पढ़ेंगे तो स्वाध्याय हो गया और उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाल के खाल निकालेंगे, उसकी गहराई को समझेंगे, गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, कोई उसको अच्छे से समझा दे तो वो सत्संग हो जाता है। तो स्वाध्याय सत्संग होगा 10-15 मिनट का। और इसके बाद तीसरा चरण है समीक्षा। कौन सी समीक्षा? एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे कोई काम करने के लिए। जैसे हम इस मोहल्ला में रहते हैं, अब इस मोहल्ला में हमारे मंडल की सर्वे टीम जाएगी। इस मोहल्ले में कौन सा ऐसा घर है जहाँ गुरुदेव माता जी नहीं पहुंचे, वहां पहुंचाना है। तो सर्वे करना एक काम है। पिछले बार आपने सर्वे किया, कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, उसकी समीक्षा।
मान लीजिए आप सर्वे करेंगे, साहब ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, सर्वे कीजिए, नहीं है तो वहाँ तुलसी के पौधा दीजिए। ऐसा आप बहन जी, तुलसी के पौधा है आपके घर में होना चाहिए। तुलसी भी हम फ्री में लाए हैं और गमले भी लाए हैं। यदि आप चाहें तो हम आपके घर इसको स्थापित करना चाहते हैं। रोज आप आरती कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, स्वास्थ्य वर्धक है, ऑक्सीजन छोड़ता है और तुलसी मैया रहने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। उन्हें समझाएं तुलसी का महत्व और तुलसी स्थापित कराएं। तुलसी को हर कोई स्वीकार करेगा, गुरुदेव माता जी को बाद में स्वीकार करेगा। इस प्रकार से आप काम करेंगे तो समीक्षा बैठक होगी, पिछले काम कितना अच्छा हुआ तो उसके लिए पीठ थपथपाइए, बहुत अच्छा आपने शानदार काम किया। नहीं हो पाया तो भी उनका पेट थपथपाइए, गले से लगाइए, कहिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा। उनका प्रोत्साहन कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। इसका नाम है समीक्षा गोष्ठी। और पिछले बार का हो चुका तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, अब आगे का लक्ष्य निर्धारण करना है। आगे हमको नया काम क्या लेना है, क्योंकि हम लोग केवल भजन करने वाले लोग नहीं हैं, भजन के साथ हम भगवान का काम भी करते हैं। एक हाथ में हमारी माला है, भजन करते हैं, तो दूसरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है, गुरुदेव के क्रांतिकारी विचार, गुरुदेव के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो प्रज्ञा मंडल महिला मंडल का ये काम होगा। साप्ताहिक मीटिंग कर लिया और 3 काम हमने बताए संगोष्ठी के माध्यम से, और मंडलों के और भी है काम, 5 काम है वैसे तो। क्या क्या? साधना, स्वाध्याय, संस्कार, संगठन और सहकार, ये 5 काम है। छोटी सी पत्रक है छपी हुई, वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अभी यदि हो तो यहाँ वितरण हो जाएगा लास्ट में। हाँ, ये वाला किताब ही है, पूरा का पूरा किताब रखे हैं ये, ऐसे किताब है। इस किताब को हर मंडल को अवेलेबल कराया जाए। हाँ, यदि आपके पास नहीं होगा यहाँ तो आपको डिजिटल में मिल जाएगा, व्हाट्सएप में, मोबाइल में। ये हमारे पास मोबाइल में पीडीएफ में है, हम किसी एक भाई को दे देंगे, आपका ग्रुप बना हुआ ग्रुप के माध्यम से सब तक पहुंच जाएगा। 29 पेज की किताब है, 29 पेजेस। इसमें महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल का फॉर्म भी है, देव परिवार का फॉर्म भी है। अब आपको हम छोटा सा टेक्निक बता रहे हैं। भाई साहब संगठन भी बना लिया, काम करने का तरीका नहीं मालूम, काम कैसे करेंगे, अनजान आदमी के यहाँ हम कैसे जाएंगे, तो आपको हम तरीका बताते हैं। एक फार्म दिया हुआ है देव परिवार, आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ लीजिए। जैसे कल उदाहरण दे रहे थे हमारे भाई साहब, कौन भाई साहब थे, आप ही थे, कोई थे, उदाहरण दे रहे थे, आप ही कह रहे थे भाई साहब यहाँ तो कोई परिचित के लोग नहीं है, आप किसके घर रहेंगे? उन्होंने कहा कोई कैसे नहीं है, आप हैं? बोले आपके घर रहेंगे। बोले खाना कहाँ खाएंगे? बोले आपके घर खाएंगे। क्या खाएंगे? जो आप खिला देंगे। कहाँ सोएंगे? बोले जहाँ आप सुला देंगे। तो आदमी इतना समर्पण लेके चलता हो तो काम हो जाता है। और जब बातचीत सुनता है, व्यवहार देखता है, तो लगता है यार कोई मांगने वाला बाबा जी नहीं है, ये बड़े काम की बात करता है, सुननी चाहिए। तो ऐसे आप लोगों को पकड़िए, कहिए भाई साहब क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे संस्कारवान बने? क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे महामानव बने, गांधी और गौतम की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, भगत सिंह की तरह बने, विवेकानंद दयानंद की तरह बने, राम और कृष्ण की तरह बने? बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते? आज बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं, उदंड हो रहा है, हर माता पिता झेल रहा है, हर कोई चाहता है हमारे बच्चे को आप ले जाइए। हमारे पास बहुत फोन आता है, अभी भी कहते हैं भाई साहब हमारे बच्चे को शांति कुंज में रख लीजिए, वहाँ सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा, वहाँ विद्यालय है कि हम भर्ती कर देना चाहते हैं हॉस्टल में। तो हम समझाते हैं भाई साहब यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने घर को ही प्रयोगशाला बनाइए, उसी को गुरुकुल बनाइए और उसी को देवालय बनाइए, आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। तो हम आपको देव परिवार का पत्रक दे रहे हैं, देव परिवार के पत्रक को आप उन्हें दीजिए और कहिए भाई साहब आपके घर के बच्चे को हम देवता बनाना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते? वो कहेगा हम बिल्कुल चाहते हैं। तो भाई साहब आपके यहाँ हम दीप यज्ञ करना चाहते हैं। दीप यज्ञ से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, वास्तु दोष है वो भी भाग जाता है, पितृ दोष है वो भी भाग जाता है, और घर का वातावरण देवोपम बनता है और बच्चे देवता जैसे बनते हैं, संस्कारवान बनते हैं। तो तैयार हो जाएगा भाई साहब आइए हमारे घर दीप यज्ञ कीजिए। आप उनके घर दीप यज्ञ करने पहुंच गए, दीप यज्ञ किया और देव परिवार का पत्रक भर दिया, आपके पास उनका डाटा आ गया, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आ गया, उनसे संपर्क किए, दीप यज्ञ किया, शानदार विचार दिया, बाद में गुरुदेव का साहित्य पकड़ा दिया, भाई साहब परिवार निर्माण के सूत्र गुरुदेव ने इसमें दिए हैं, बच्चे कैसे महान बनते, बच्चों के शासक नहीं सहायक
और भी परिवार निर्माण से संबंधित बहुत सारे किताब है, तो उनके घर के बच्चे देवता बनते चले जाएंगे। आपने पता ले लिया है, बाद में उन्हें अखंड ज्योति पत्रिका के पाठक बना दीजिए। बाद में कहिए भाई साहब हमारे यहाँ केंद्र है, वहाँ नवरात्रि की सामूहिक साधना चलती है, आश्विन में भी और चैत्र में भी, आप आइए साधना में भाग लीजिए, धीरे धीरे साधना से जोड़िए। कोई कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ उनको इन्वाइट कीजिए और धीरे धीरे दीक्षा दिलवा दीजिए। पाठक भी बन गया, दीक्षित भी बन गया, नए आदमी जोड़ते हुए चला जाता है। इस प्रकार से मिशन में जोड़ने का तरीका है। और दूसरा तरीका है रिश्ते नातों के माध्यम से। रिश्ते नाते के माध्यम से बहुत जोड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर कितने गुजराती भाई बैठे हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। गुजराती भाई बहन है तो सभी महाराष्ट्र के, लेकिन भाषा के गुजराती कुछ ही लोग बैठे हैं, 2-4। ठीक, तो जैसे गुजरात में हमने देखा अपने रिश्तेदारों को खूब जोड़ते हैं। उनके यहाँ आप चले जाइए, तमे केम छो, तमे फाफड़ा खाखरा, वो मिलता है कि नहीं, मीठा जो भी खाते हैं उनको आप उनकी भाषा में गाइड कीजिए, वो जुड़ते हुए चले जाते हैं। गुजराती भाई बहन इतने भावनाशील होते हैं, वैसे मराठी भी भावनाशील होते हैं, लेकिन गुजरात में एक आदमी यदि कार्यक्रम कर रहा है, कोई पटेल तो एक कार्यक्रम कर रहा है तो मिशन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन पूरा का पूरा खानदान को सबको निमंत्रण कर देते हैं और सबके सब घर में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर में मैं सन 2001 में किसी घर में तर्पण कराने गया, शक्तिपीठ नंदन जगन्नाथ चौक में। मैं उस समय परिव्राजक था। 2001 कब की बात, 25 साल पहले की बता रहा हूँ। भाई साहब आप छोटा सा दिखते हैं, पर 25 साल पहले नागपुर में थे। बोले हाँ नागपुर में थे। एक परिवार में गया, पटेल परिवार, वहाँ तर्पण कराने गया, पिंडदान तर्पण, तो घर में ही कराया और वहाँ कार्यक्रम कराया, यज्ञ कराया, तर्पण कराया। देखा पूरा का पूरा रिश्ते नाते आए हैं और रिश्ते नाते आए हुए हैं और पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जब हमने देखा कि देवमंच पे जो चढ़ावा आया, वो अकेला चढ़ावा 10,000 का था। चढ़ावा 10,000 का, छोटे से घरेलू कार्यक्रम में, घर का कार्यक्रम में किसने चढ़ाया? घर वाले ने तो अभी दिया ही नहीं विदाई, घर वाले ने तो 15,000 अलग से विदाई दी, उसकी रसीद काटा। लेकिन जो चढ़ावा आया देवमंच में 10,000 किसने दिया? सभी रिश्तेदारों ने दिया, जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे, और सबको साहित्य दिया गया भेंट में। अब गुरुदेव का साहित्य पहुंच गया उनके घर घर में, सारे रिश्तेदारों में। और हमने मोटिवेट किया सबको मंत्र जपने के लिए, और पितरों पर थोड़ा संदेश दिया, पूर्वजों को कैसे तृप्ति दी जा सकती। सब प्रभावित होके गए। इस प्रकार से पूरा खानदान जुड़ गया। हमने आपको माध्यम बताया जोड़ने का, रिश्ते नाते ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे यहाँ भी जुड़ते हैं। हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, नागपुर की, लेकिन थे वो गुजराती परिवार। तो ऐसे ही बॉम्बे में भी बहुत सारे हैं जुड़े हुए हैं। तो आप इस माध्यम से नए घरों में पहुंच सकते हैं। किनकी बात कर रहे हैं? मंडलों की। मंडल के हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार से पहुंच सकते हैं। स्कूल कॉलेजों में जा सकते हैं आप लोग। हम लोग स्कूल कॉलेजों में चले जाते हैं। कई स्कूल में हम लोग गए पिछले दिनों। अभी हम नेपाल गए थे, तो नेपाल में कम से कम 5-7 स्कूल में गए, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी। अभी हम नेपाल से लौटे हैं, जनसंपर्क टोली से, पूरे 1 महीना नेपाल में रहे। तो वहाँ स्कूलों में गए, प्रेरणा दिया। आप स्कूल में जा सकते हैं, स्कूल में शानदार जीवन विद्या पर लेक्चर दीजिए। हर विद्यार्थी सहमत हो जाता है। शुरू में तो सोचता है बाबा जी लोग स्कूल में कैसे आ गए, तो आप स्कूल पहुंच जाइए, उनको बोलिए भाई साहब प्यारे बच्चों, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हम आपके बीच कैसे आ गए। आप चिंता ना करें, हम कोई पूजा पाठ नहीं कराएंगे, आपसे दक्षिणा नहीं मांगेंगे, हम आपके काम की बात करने आए। क्या काम की बात करेंगे? कौन ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना नहीं चाहता? हाथ ऊंचा करें। कोई ऊंचा नहीं करता, हर कोई कहता है हम अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन से कौन कौन पास होना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करें। सब के सब हाथ ऊंचा कर देते हैं, बोले हम फर्स्ट डिवीजन से पास होने का सूत्र देने आए। तो कैसे सूत्र देंगे? हम आपको सूत्र देंगे कि अगरबत्ती जलाने से और आरती करने से भगवान जी हमें पास कर दो। ऐसा कहने से कोई पास हो सकता है क्या? सब बच्चे कहते हैं नहीं, ऐसा करने से पास नहीं होगा। तो पास कैसे होंगे? जबरदस्त मेहनत करने से, लगन से, एक निष्ठा से। तो लगन कैसे लगेगी, मन एकाग्र कैसे होगा? तो बस उसी का फार्मूला देने हम आपके बीच आए हुए हैं। फिर हम उनको वैज्ञानिकता बताते हैं। सूर्य के प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, हमने यहाँ पर घास फूस रखा हुआ है, नारियल का जटा रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है। सूर्य के प्रकाश से आग लग सकती है क्या? हर विद्यार्थी कहता है कि नहीं, आग नहीं
अभी तक आग लगी नहीं, हम कहते हम आग लगा देंगे। बोले आप कैसे लगाएंगे? लाइए दूरबीन लाइए, दूरबीन को सूर्य प्रकाश से सीधा दिशा में कीजिए और फोकस कर दीजिए उसे नारियल के जटा पे, कागज पे। देखते देखते 1 मिनट के अंदर आग लग जाएगी। आश्चर्य करते हैं बच्चे, बोले ऐसा भी होता है? बोले हाँ होता है। अब उसके वैज्ञानिकता समझाते हैं ऐसा क्यों हुआ। सूर्य के बिखरे हुए प्रकाश को हमने एक जगह केंद्रित किया तो आग लग गई। ऐसे एक परमात्मा द्वारा प्रकृति प्रदत्त दिया हुआ हमारे अंदर मानसिक शक्ति है। मानसिक शक्ति जो बिखरी हुई चारों तरफ, उसे एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो हमारे अंदर की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। और इच्छा शक्ति जागृत होगी तो जिस जगह आप अपने मन को लगा देंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। साइंस में लगाएं तो क्या, मैथ्स में लगाएं तो क्या, कोई भी सब्जेक्ट में लगाएं तो क्या, और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। मन की एकाग्रता का विधान बताने हम आपको आए हैं। क्या? इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो मेडिटेशन ध्यान करना होगा और दूसरा गायत्री मंत्र का जप करना होगा। सभी बच्चे सहमत हो जाते हैं गायत्री मंत्र जप करने के लिए। हम गायत्री को हर बच्चे के गले उतार देते हैं। हर बच्चा गायत्री मंत्र जपने लगता है, उसका भाव भी समझा दिया। मुसलमान भी जपता है, ईसाई भी जपता है और हिंदू भी जपता है। अब बच्चों के माध्यम से हम उनके घर तक पहुंच जाते हैं। आपके यहाँ हम यज्ञ करेंगे, आपके जन्मदिन मनाएंगे, आप अपने माता पिता को लेकर के आइए, एक फंक्शन करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम मिशन को विस्तार दे सकते हैं। तो ये काम कौन करेगा? ये कर सकता है हमारा महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल और युवा मंडल। हम कारपोरेट जगत में जा सकते हैं, फैक्ट्रियों में जा सकते हैं, कंपनियों में जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। यह है मंडल के कार्य। अब मंडल को करना क्या क्या है? नंबर 1 जनसंपर्क, कल जो हमने बताया। नंबर 2 संस्कार कराना है। नंबर 3 यज्ञ कराना है। नंबर 4 दीप यज्ञ कराना है। और जन्म दिवस, विवाह दिवस जैसे संस्कार, पुष्पन जैसे संस्कार तो कराना ही कराना है। खास करके माताएं बहनों के लिए बहुत अच्छा है ये फील्ड है। और सभी संस्कार करा सकते हैं आप, काम के दृष्टि से बांट सकते हैं। ये संस्कार बहनें कराएं। अगर एक ही मोहल्ले के 2 मंडल है, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, और भाई लोग अपना काम बांट ले, साहब भाई लोग क्या कराएंगे? भाई लोग विवाह संस्कार कराएंगे, भाई लोग मुंडन संस्कार कराएंगे, भाई लोग जनेऊ संस्कार कराएंगे। काम बांट सकते हैं, दोनों करा सकते हैं, लेकिन काम को बांट भी सकते हैं, आपके ऊपर है। इस प्रकार की मंडल की गतिविधि होगी, ऐसी गतिविधियों को आप चलाएंगे और मिशन बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप जन जन तक पहुंचेंगे और गुरुदेव माता जी को सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब बात आगे की आती है। ये काम आपने करना शुरू कर दिया, टीम भी बना लिया, और टीम में थोड़ी थोड़ी कठिनाई कभी कभी आती है। अब थोड़ी सी कठिनाइयों का समाधान आपको करते हैं। क्या कठिनाई आती है? व्यवहारिक तालमेल में दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो तालमेल से अपने को काम करना है, संगठित होकर के काम करना है, लेकिन संगठन में तालमेल बहुत जरूरी है। अकेला नहीं चलना है, सबको साथ में लेके चलना है, सहगमन और सहकार के साथ काम करना है। तालमेल में यदि कोई दिक्कत आ रही, कोई कठिनाई आ रही है, तो गुरुदेव माता जी के उस कहे हुए वचन को याद करना। क्या कहा था? बेटा जिस दिन पहली बार तुम हमारे पास आए थे, हमसे जुड़े थे, उस दिन को याद करना। पहली बार गुरुदेव माता जी से जुड़े थे तो मन में क्या भाव आया? इतना प्यार आया कि पीले कपड़े पहने हुए किसी को भी देखते थे तो हम उसके लिए काहिल हो जाते थे, कहते थे ये हमारा गुरु भाई जा रहा है, ये हमारी गुरु बहन जा रही है। हम लोग रास्ते में पीले साड़ी और पीले धोती कुर्ता पहने किसी को भी देखते हैं तो कहते ये गायत्री परिवार का हमारा भाई जा रहा है, गाड़ी रोको रोको रोको, मिलते हैं जरा, आप पूछते हैं तो पता चलता है कि कोई और निकला। लेकिन हमारे मन में भाव रहता है कि ये गायत्री परिवार का हो, क्योंकि हमें पीले कपड़े से प्यार हो जाता है, क्योंकि हमने पीले चश्मा लगा रखा है। पीले चश्मा लगाएंगे तो पीली बिल्डिंग दिखाई देती, पीला कपड़ा दिखाई देता है, और हमारे दृष्टिकोण पीला है, मिशन माइंड है, तो हर किसी के अंदर हम प्रज्ञा परिजन देखते हैं। तो ये हमारा भाव बनना चाहिए, आत्मीयता प्यार का बनना चाहिए। और कोई मनमुटाव मन में आ जाता है तो स्नेह और प्यार से उसे दूर करें, रूठे को मनाएं और टूटे को जोड़ें। ये 2 संगठन के सूत्र है, रूठे को मनाना और टूटे को जोड़ना। हमारे यहाँ गायत्री परिवार में जोड़ने का नियम है, प्रवेश तो है, एंट्री तो है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं है। हम बाहर नहीं निकालते। कुछ लोग कहते हैं अरे बोले वो तो बेकार आदमी, उसको गायत्री परिवार से निकाल दिया। तो गायत्री परिवार से किसी को निकाला नहीं जाता। हाँ, वो स्वेच्छा से चले जाए तो कोई बात नहीं, भटक गया है फिर वापस आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इंटर
होता है, निकास का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए हमारा कोई भी भाई बिछोड़ने ना पाए, छूटने ना पाए, इसलिए संगठन को हम लोग मजबूत बनाएं। संगठन को मजबूत बनाने के सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। कल भी हमने आपको बताया था कि उपनिषद का मंत्र, उपनिषद में एक मंत्र है, वो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। कल भी हमने बोला था भाई लोग कम थे, भाई लोगों के लिए विशेष ध्यान दें। हमारे मिशन में कोई भी अनुपयोगी नहीं है, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, बड़ा से बड़ा आदमी, हर कोई काम का है। क्या मंत्र है? अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। क्या मतलब? अमंत्र अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे कोई मंत्र न बनता, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जिससे कोई न कोई बीमारी का इलाज न निकले। अर्थात हर जड़ी बूटी, घास उगा है बाहर, वो घास भी कोई न कोई बीमारी में जरूर औषधि का काम करता है। ऐसे इस संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस युग में गुरुदेव के काम ना आ सके। गुरुदेव के लिए हर कोई उपयोगी है, चाहे वो लूला लंगड़ा हो, चाहे काना बेहरा हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, हर आदमी मिशन के लिए उपयोगी है। आप लोगों ने एक सुनी होगी कहानी, कहानी नहीं सच्चाई है। एक सब्जी बेचने वाली बहन जी थी, मंडी से सब्जी खरीद के लाती और चौराहा पे खड़े होके बेचती, और वो भी गुरुजी का काम करती। क्या शानदार काम के, साहित्य को रखती थी साथ में। जो कोई सब्जी लेने आते थे उनको साहित्य दे देती थी, कहती थी भाई साहब, बहन जी गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य है, किताब है, आप पढ़िएगा और पढ़ कर फिर वापस कर दीजिएगा। हर कोई ले जाते थे और खुश हो जाते थे, कहते थे क्या शानदार साहित्य दिया है, हमने उसको पढ़ा है और चाहते हैं कि हम रख लें, उसकी कीमत क्या है आप ले लीजिए। तो कीमत देते थे तो कीमत रख लेती थी, साहित्य बिक गया। फिर नया साहित्य खरीद के ला के रखती, कोई ना खरीदे तो वापस रख लेती थी, किसी और को देती थी। इस प्रकार से वो सब्जी बेचते बेचते झोला पुस्तकालय चलाती थी। तो गुरुदेव ऐसे लोगों से भी काम ले लेते हैं, कहानीकारों से भी काम ले लेते हैं। तो ये है हमारा काम, संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को सुनकर भी चलना है और सबसे काम भी लेना है। तो दोनों बातों को आप सबको ध्यान में रखना है। और आगे कल भी हमने 4 सूत्र दिया था, 4 सूत्र आज भी दे रहे हैं। हमारे भाई बोले बहुत बढ़िया सूत्र है भाई साहब, ये आपका सूत्र, बोले भाइयों को भी दीजिएगा। बहनों को तो दिया था, भाइयों को भी दीजिएगा। तो भाइयों के लिए भी ये सूत्र है। कितने भाई जो आज आए हैं पहली बार, भाई और बहन हाथ ऊंचा कर दें। जो आज आए हुए, कल नहीं आए थे, वाह 80%। तो आपको भी सूत्र देना पड़ता है, देना बनता है। बोले गायत्री माता की जय। आपकी उपस्थिति से हम गदगद हैं कि आप इतने भावनाशील हैं, गुरुदेव के लिए तन मन प्राण से लगे हुए हैं, एक आवाज पे दौड़े चले जाते हैं। ऐसे कर्मवीर योद्धा कमर कस के मिशन के काम के लिए निकल जाएं तो गुरुदेव का काम न हो ऐसा हो नहीं सकता। आप जहां कदम रखेंगे वही सफलता चरण चूमेंगे, क्योंकि आपकी निष्ठा। तो बहनों भाइयों, आपको हम 4 सूत्र दे रहे हैं। संत विनोबा भावे ने 4 सूत्र दिए। क्या किया? काल जारणम, कटुकवर्जनम, श्रेय प्रसारणम और गुण निवेदनम। 4 सूत्र आपको हम देकर के जा रहे हैं जो संगठन को मजबूत बनाते हैं। संगठन हमारा मजबूत कैसे बनेगा, सुदृढ़ कैसे बनेगा, इन 4 चीजों को ध्यान में रखेंगे। काल जारणम, समय काल परिस्थिति को देखकर व्यवहार करना। समय काल परिस्थिति को देखकर व्यवहार नहीं करेंगे तो महाभारत युद्ध हो जाएगा। महाभारत हुआ था कि नहीं? जब दुर्योधन गिर गया, कहाँ? भूल भुलैया में भटक गया, जल में थल, थल में जल दिखाई देने लगा, गिर गया पानी के अंदर। द्रौपदी ने अचानक देखा और खिलखिला के हंस दिया, खिलखिला के हंस दिया, हा 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 हा। अंधों के अंधे ही होते हैं, मुस्कुरा दिया। सामान्य सी घटना है, लेकिन महाभारत युद्ध खड़ा हो गया। क्यों? सामने वाले ने बुरा मान लिया। तो ऐसे ही काल जारणम, समय काल परिस्थिति देखकर हम व्यवहार नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो हम समय काल परिस्थिति को देखें। स्वामी जी ड्यूटी करके आए हुए हैं, पत्नी ने आओ देखा न ताओ चटपटी खिचड़ी सुनाना शुरू कर दी उन्हें, कि कुछ कुछ कहना शुरू कर दी, घर में राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी लाते नहीं हो, 5 सुना दिया। ऑफिस से पतिदेव टेंशन लेके आए हैं और उल्टा बरस जाएगा, महाभारत हो जाता है, गृह युद्ध हो जाता है। तो इसलिए काल परिस्थिति को देखकर, पतिदेव थके हुए आए हैं
आइए आइए स्वामी जी, एक गिलास पानी दीजिए, पंखा कीजिए। कैसी रही ड्यूटी? बहुत अच्छी रही। मुस्कुरा के बात किया, मुंह मीठा कराया। उसके बाद धीरे से कह दीजिए, अजी पता है आपको, पड़ोसी ने बहुत शानदार बनारसी साड़ी लाई हुई है और सूरत वाला लाया हुआ है शानदार साड़ी। अजी करवा चौथ आ रहा है, हमारे लिए भी एक तो बनता है। मुस्कुरा के कह दीजिए, वो कह देगा आयुष्मान भवा, जरूर पूरा होगा। वो भी लाके आपको साड़ी देंगे। तो ये कब होता है? जब आप वातावरण को बनाते हैं। वातावरण बना के प्यार से आप बात को रखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आपने समय काल परिस्थिति देखा नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इसलिए काल परिस्थिति को देखकर व्यवहार करें। काल जारणम। नंबर 2, कटुक वर्जनम। कड़वा बोलना वर्जित है संगठन में। संगठन में कोई एक दूसरे को कड़वा ना बोले। कभी कभी क्या होता है, जो काम करता है वो भूत बन जाता है। भूत बन जाता है और भूत की तरह काम करता है, मिशन का भी, लेकिन बड़ा कड़वा भी बोल देता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार जागृत हो जाता है। वो कहता है कि मैं काम करता हूँ दौड़ दौड़ कर, ये तो कोई नहीं करते, ये बेकार लोग हैं। तो किसी को भी कुछ भी खरी खोटी सुना देता है या सुना देती है, तो कड़वा नहीं बोलना है। काम तो बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन काम करने वाले को अपने वाणी पर भी तो नियंत्रण करने की जरूरत है भाई। वाणी का संयम बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी ने क्या कहा? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है। वाणी पर नियंत्रण है तो किसी को अपना बना सकते हैं, और वाणी पर नियंत्रण नहीं है तो अपने को भी आप दूर कर देंगे। जो अपना है वो भी दूर हो जाएगा आपसे। इसलिए कटुक वर्जनम, कड़वा ना बोले। तीसरा, स्नेह प्रसारणम। स्नेह प्रसारित कीजिए, आत्मीयता का विस्तार कीजिए। सभी अपने हैं, अपनों से गलती हो गया तो भी कोई बात नहीं, सब चलता है। हमारा बच्चा है, हमारा भाई बंधु है, हमारा परिजन है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, उनके साथ खड़े रहे। तो ये है आत्मीयता का विस्तार। सुख में, दुख में, मरे में, जिए में, सब पे हम एक दूसरे के यहाँ उठना बैठना करें, जाते रहें और उनके दुख को भी हल्का करें। सुख में ना जा पाए, दुख में जरूर जाएं। किसी के यहाँ निधन हो गया, कुछ हो गया, परिजन है, तो जरूर आप 5 मिनट जाएं, शांति प्रार्थना करके आएं और कहें, भाई साहब, बहन जी, आपके इस दुख की घड़ी में आपके परिवारीजन तो है ही, लेकिन गायत्री परिवार की ओर से हम भी खड़े हैं। आप अपने को असहाय, अकेला और अबला न समझें, हम आपके साथ खड़े हैं। इतना आप बोल देते हैं गुरुदेव माता जी की ओर से, मिशन की ओर से, तो उसका 25 ग्राम खून बढ़ जाता है और वो अपना हो जाता है। तो इसलिए उठने बैठने का क्रम बनाएं, आत्मीयता विस्तार करें और अंत में है गुण निवेदनम। एक दूसरे का प्रशंसा करना न भूलें। एक दूसरे की प्रशंसा जरूर करें। हर अच्छे काम की प्रशंसा करें। झोला पुस्तकालय चला रहा है तो, ज्ञान रथ चला रहा है तो, संस्कार करा रहा है तो, संगठन बना रहा है तो, कोई भी काम कर रहा है तो जरूर उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। कभी कभी सम्मान कर देते हैं मंच पे, तो कुछ लोग, हमारे भाई लोग ऐसा हो जाते हैं तो उनका क्यों सम्मान हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, ऐसा न सोचे। आज उनका सम्मान हुआ है, कल आपका भी नंबर है, आपका भी सम्मान होने वाला है। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष न रखें मन में, सबका सम्मान होगा। ऐसे भाव बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये गायत्री परिवार रूपी संगठन दिन दूनी रात चौगुनी विस्तार लेता हुआ चला जाएगा और परम पूज्य गुरुदेव के इस मिशन को हम मजबूत बना सकेंगे। वंदनीय माता जी को और अखंड दीपक को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे और गायत्री परिवार रूपी संगठन दुनिया के सामने टिमटिमाते हुए तारा की तरह एक लाइट हाउस का काम करेगा, एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगा। जैसे समुद्र के अंदर भटकते हुए नाव को एक लाइट हाउस ही सहारा होता है, दिशा देने का किनारा लगता है, ऐसे संपूर्ण भटके हुए समाज को दिशा देने के लिए गायत्री परिवार लाइट हाउस का काम करे। दुनिया देखकर प्रेरणा प्राप्त करे कि गायत्री परिवार है जिसके माध्यम से दुनिया बदल सकती है, सुधर सकती है। इन्हीं दिव्य भावों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।